हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल AE MCQ जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करे। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ओके गाइज, तो आज हमने थोड़ा और अलग तरीका अपनाया है। एक्चुअली क्वेश्चंस के नीचे कुछ क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में हमने फ़ोटोज़ को भी ऐड किया है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सो गाइज, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव ही ये सारा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट प्रोड्यूसेस। तो जो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मोर डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो जो आपका रहेगा वो बहुत नॉर्मल कम रहेगा तो इसमें वाटर की क्वांटिटी भी कम ही रहेगी, तो डेंसिटी अच्छी होगी। स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। अगर कोई बीम इस टाइप से है तो समय के साथ क्या हो जाता है, जैसे कोई वायर होता है तो वायर अपन देखते हैं एक पोल पे बांध देते हैं, दूसरा यहाँ बांध देते हैं। समय के साथ क्या हो जाता है, उसमें इस टाइप से बेंड आ जाता है। दिस बेंड इज परमानेंट, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज क्रीप, ठीक है। तो ये भी कम हो जाएगा क्योंकि वाटर कम रहेगा उस वजह से। मोर बॉन्ड अच्छा आएगा, तो ऑल ऑप्शन विल बी द करेंट ईयर, ठीक है गाइस। द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन। अब क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीगेट शेप, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होती है, राउंडेड, फ्लेकी, एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट ग्रेडिंग, बिल्कुल सही बात है। ग्रेडिंग क्या होती है, इसमें 2-4 टाइप की ग्रेडिंग होती है। कौन कौन सी, एक होती है यूनिफॉर्म ग्रेडिंग होती है, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, एक होता है ग्रेप ग्रेडेड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी होता है। सबसे अच्छी किस में आएगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में आएगी। आपका सब सारे अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म है तो उसमें रहेगा, आपका वेल ग्रेडेड में आएगा एक्चुअली, ठीक है। नहीं, सरफेस एरिया ऑफ द, बिल्कुल सरफेस एरिया से भी फर्क पड़ जाएगा कि किसी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, किसी का सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। तो उससे भी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो डी विल बी द आंसर, ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। इस फिगर की मैं बात कर रहा था। सो गाइज, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि एंगुलर एग्रीगेट होते हैं, राउंडेड होते हैं और फ्लेकी एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एग्रीगेट का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, राउंडेड का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, ठीक है। तो राउंडेड से जब अपन कंक्रीट बनाते हैं तो उसके अंदर जो वॉइड होते हैं ना वो भी बहुत सबसे मिनिमम होते हैं। तो 32% के करीब वॉइड आते हैं किसमें, राउंडेड एग्रीगेट में, ठीक है। और यहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा आते हैं, इट अराउंड 38 to 40% के करीब आते हैं, ठीक है गाइज। फ्लेकी एग्रीगेट, ठीक है, फ्लेकी। उसके बाद एक होता है एलोंगेटेड एग्रीगेट, किसकी लेंथ बहुत ज़्यादा, लंबाई एक्चुअली ज़्यादा होती है। फ्लेकी क्या होता है कि राउंडेड होती है, ठीक है। और फ्लेकी एंड एग्रीगेट, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीगेट होते हैं जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं कहाँ पे, अपने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाय हीट एंड प्रेशर। देखो कल भी बात की थी मैंने आपको, मैंने तीन चार टाइप से आपको क्या बताई थी, मतलब रॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इस रॉक्स में क्या होता है कि ऐसी कौन सी रॉक होती है जो हीट एंड प्रेशर से बनती है। तो मैंने बताया था आपको मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो क्या होती है, हीट एंड प्रेशर से बनती है। एग्जांपल मैंने क्या दिया था आपको, जैसे जो ग्रेनाइट होती है वो ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, नीस में कन्वर्ट हो जाती है, GNIESS में, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल था, आपका मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। देखो ये कुछ टाइप्स के रॉक होती है, देखो एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है इग्निशियस, एक होती है मेटामॉर्फिक। अब सबसे पहले इग्निशियस की बात करें तो 2 टाइप की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रीम। मतलब एक तो होता है सरफेस के अंदर बनती है, ऊपर बनती है, एक सरफेस के अंदर में बनती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपको देखो, इंट्रूसिव के एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेनाइट, ये आपको याद रखना, और डोलेराइट बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रूटिव में आपको सबसे पहले याद रखना है बसाल्ट, और दूसरा क्या रखना है, रायोलाइट, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हो गया इग्निशियस की बात। नेक्स्ट की अपन बात करें सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है, डिफरेंट वेदरिंग एजेंसीज से फॉर्म होती है। अब वेदरिंग एजेंसीज वो देखो ये क्या है, ये फिजिकल है एक्चुअली, ये क्या है, फिजिकल है, ठीक है। अब एक तो फिजिकल फिनोमिना हो सकता है, दूसरा क्या रहेगा केमिकल फिनो, और तीसरा मेरा बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो जो फिजिकल से फॉर्म होती है उसमें सैंड स्टोन, मड स्टोन, शेल, तो ये कुछ नहीं होती, ये क्या होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। डिफरेंट वेदरिंग एजेंसीज कौन सी, जैसे क्ले होती है, ये विंड होती है, ठीक है, रेन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपकते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके लेयर बनाते रहेंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, सेडिमेंट्री के होते हैं। केमिकल में कौन कौन से हो जाएंगे, आपके ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और भी बहुत सारे टाइप के रहेगा आपका, ठीक है। जैसे कोई हाइड्रेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से जो रॉक बनेगी उसमें क्या होता है, उसमें भी एग्जांपल होते हैं आपका डोलोसाइट स्टोन, इवोपरेट्स, ये टाइप होते हैं। बायोलॉजिकल में सिंपल कोल एंड जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो भी कुछ इंट्रीगेशन करेंगे रॉक में, उसकी का बनेगा सेडिमेंट्री बनेगा। नेक्स्ट मेटामॉर्फिक में फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड 2 टाइप्स होते हैं। ये कुछ नहीं होता है, लेयर्स में फॉर्म होती है। तो फोलिएटेड अनफोलिएटेड मतलब लेयर में नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, देखो स्लेट, सीस्ट और नीज होते हैं। यही रॉक, दोनों रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है बाय दी हीट एंड प्रेशर, ठीक है।
और क्वार्टिजाइट और मार्बल, ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं? नॉन फोलिएटेड के होते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कल बताई थी, किसके बारे में थी? ये इग्निशियस रॉक के बारे में। ठीक है गाइस, अब इग्निशियस रॉक कैसे फॉर्म होता है, किस टाइप की होती है? ठीक है, तो इग्निशियस रॉक होती है दो टाइप की होती है। देखो ये क्या होता है? लावा। लावा क्या होगा? एक समय के बाद देखो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो जब तक ये अर्थ सरफेस पे नहीं आता, अंदर की तरफ रहता है, तो अंदर की तरफ क्या होता है कि जो कूलिंग होती है ना, वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, बहुत स्लो होती है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रहती है अपना जो भी रॉक होती है। तो देखो यहाँ लिखा है कूलिंग टाइम मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। और जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो लार्ज बनते हैं, मतलब बड़े बड़े साइज के स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इनको नॉर्मली अपन, ये जो एग्जांपल होता है ना ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका एग्जांपल होता है। सेकंड बात करें जब अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है और यहाँ जो बनेगा ना उसका एग्जाम्पल होता है बसाल्ट। ठीक है, और वो कौन सा है? एक्सट्रूसिव बोलते हैं। और कौन सा होता है? यहाँ आप देख सकते हो कूलिंग टाइम कौन सा होता है? सेकंड्स में होता है, मतलब जैसे ही अर्थ के सरफेस पे आएगा और कूल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्रैक बनेंगे क्योंकि वो क्रिस्टल क्या होते हैं? डेवलप नहीं हो पाते। तो ये इसका एग्जाम पूरा थ्योरी होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा हुआ वही आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, कि ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपर पार्टिकल इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है कि ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट कौन कौन से मिनरल से बना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वार्ट्ज, फेल्सपर और एक और मिनरल होता है यहाँ पे माइका, इन तीनों से बन के बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल है, अभी पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, एक्सप्लेन किया हुआ मैंने इसको। देखो ये रहा ग्रेनाइट आपका। ग्रेनाइट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, ये मिनरल आपको नाम पता होना चाहिए। पूछा ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि विच ऑफ इज नॉट द मिनरल, तो तीन नाम देंगे और एक कुछ और दे देगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट मिनरल होता है, फेल्सपर मिनरल होता है, हॉर्न ब्लेंड मिनरल होता है और माइका, इन सब से मिलकर क्या बना होता है? अपना ग्रेनाइट बना होता है। उसके बाद आपको रायोलाइट, पिग्मेटाइट और फोर, इसको तो कोई इशू नहीं है, 4-5 ये याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रायोलाइट और पिग्मेटाइट और ग्रेनाइट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है गाइस, इस टाइप का मिनरल होते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन स्टोन मेसनरी का क्वेश्चन है कि स्टोन मेसनरी में जब अपन स्टोन को प्लेस करते हैं तो उसके नेचुरल बेड में प्लेस करते हैं अपन नॉर्मली। ठीक है, नेचुरल बेड, तो स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर, तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इस स्टोन का ये नेचुरल बेड है एक्चुअली, ये सही है। अगर इसको ऐसा रख देंगे तो फिर ये उल्टा बेड हो जाएगा, ये इसका नेचुरल बेड है। ठीक है, तो इसके कौन सा 90 डिग्री में ही अपन क्या लोड को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा अपना? 90 डिग्री रहेगा। ठीक है गाइस, अब कुछ स्टोन के बारे में बात कर ली जाए। देखो स्टोन जो होता है, स्टोन जो मेसनरी होती है, अब ठीक है, स्टोन की अलग अलग में अपनों ने ब्रिक मेसनरी पढ़ा था कि ब्रिक मेसनरी कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं ब्रिक में, कौन कौन से? इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, ये ब्रिक के बॉन्ड है। अब स्टोन मेसनरी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है रबल मेसनरी, एक होती है एशलार मेसनरी। एशलार मतलब नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये कौन सा होगा? जो अच्छी क्वालिटी की अपनी दीवार होगी ना, अच्छी गुड क्वालिटी की जो दीवार होगी उसको बोलते हैं एशलार। और जो अपन पत्थर सही से पत्थर यूज़ नहीं करेंगे, छोटे मोटे पत्थर यूज़ कर देंगे, दैट मेसनरी इज कॉल्ड एज रबर मेसनरी। अब इसके भी एग्जांपल होते हैं, टाइप्स होते हैं, एशलार फेसिंग, एशलार ब्रोक, एशलार फाइन। ठीक है, अनकोस्ट रबल, रैंडम रबल मेसनरी बोलते हैं उसे। ठीक है, कोर्स रैंडम रबल मेसनरी, अनकोस्ट कोर्स और ड्राई रबल मेसनरी। ठीक है, अब देखो दिखती कैसी एक्चुअली इस टाइप से दिखती है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रैंडम रबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये किसी एक स्पेसिफिक साइज के पत्थर यूज नहीं किए हुए, स्टोन यूज नहीं किए हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? पर रैंडम बोलते हैं। रबल कोर्स है, रबल में भी इस टाइप से रहता है कि एक स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। लेकिन देखो अब यहाँ पे बात आई एशलार, एशलार में भी रैंडम है बट फिर भी ठीक दिख रही है आपको ये दीवार, मतलब इसमें भी रैंडम तरीके से एशलार यूज किया है। अब इस दीवार को देखो आप कितनी अच्छी दिख रही है, पर्टिकुलर साइज की सभी स्टोन यूज किए हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कोर्स एशलार बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थे स्टोन के बारे में। देखो अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा हुआ है? ये ब्रिक का क्वेश्चन है कि फ्रॉग के बारे में पूछा। और फ्रॉग अपने को पता है ये क्या होता है? ब्रिक होता है, और ब्रिक के ऊपर एक इस टाइप का इंडेंटेशन होता है जहाँ पे अपन मसाला भरते हैं और दूसरी ब्रिक को ऊपर रखते हैं, उससे क्या हो जाता है? ये क्या मसाला मीन्स, सॉरी मसाला इज नॉट, मसाला इज ए देसी टर्म, वी यूज टर्म दैट इज मोर्टार। ठीक है, तो मोर्टार को फिल करते हैं, उससे क्या हो जाता है? एक ब्रिक जो दूसरे ब्रिक के ऊपर क्या हो जाता है? अच्छे से बॉन्ड हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं। तो कहाँ पे होता है ये? ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जैसा क्वेश्चन है कि अ डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, तो कहाँ पे? जो फेस के ऊपर में यहाँ पे डिप्रेशन होता है। अब ये दिखता कैसा है उसकी बात करते हैं। देखो ये इस टाइप का दिखता है। ठीक है गाइज, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं जो अपनी अपनी कंपनी का नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी कंपनी को मेंशन भी कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसका कहने का मतलब है सिंपल, यहाँ पे आपको इंडेंटेशन देना है, उसको बोलते हैं फ्रॉग।
ये होता है स्ट्रेचर। अब देखो जो स्ट्रेचर फेस होता है ना, जो ब्रिक का बड़ा वाला फेस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेचर, और जो इधर छोटा वाला फेस जो दिखता है ना उसको बोलते हैं अपन हेडर बॉन्ड। तो इसीलिए अपन जब दीवार बनाते हैं अगर बड़ा वाला बॉन्ड से बनी है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचर, यहाँ भी स्ट्रेचर होगा, यहाँ भी स्ट्रेचर होगा। अगर छोटे छोटे पत्थर ये यूज किए हैं ऐसे ऐसे, ये साइज का सामने से ये दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हेडर 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 हो जाएगा। तो ये हेडर बॉन्ड, ये स्ट्रेचर बॉन्ड, सिंपल है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखो ये होता है, इसकी साइज की अपन बात करें तो साइज कितनी होती है ना, 100 या फिर ऐसा कह सकते हो आप 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर, ये आप कह, क्योंकि ब्रिक की साइज कितनी होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है। तो आप देख सकते हो, देखो ये 19 सेंटीमीटर है पूरी, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब इधर से 4.5 इधर से 4.5, तो ये देखो पूरी डिस्टेंस है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया अपना, ठीक है गाइस। तो ये यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, 10 × 4 × 1, इसने mm में लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी डेप्थ जो होती है मैंने 10 लिखा है, ये 10 से 20 भी होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें कि देखो अब ये क्या है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ऑफ ब्रिक की बात की हुई है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे अपने ब्रिक के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होती है 10.5 न्यूटन पर mm², ये फर्स्ट क्लास की है। सेकेंड क्लास की कितनी होती है 7.0 या 7.5 कह सकते हो आप, 7.0 भी कह सकते हो। थर्ड क्लास की कितनी होती है 5.5 होती है। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है। और चौथी क्या वैल्यू याद रखनी है कि जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं हो सकती, ठीक है गाइस, पहली चीज़। अब मैं इसको न्यूटन पर mm में लिख रहा हूँ तो ये एक 10.5, अगर मैं इसको kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखूंगा तो कितने से, आपको कुछ नहीं करना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सब यूनिट है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, सेकंड क्लास की पूछ रहा है, तो सेकंड क्लास की किसके आसपास होगी 70 के आसपास होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखो ये अपन डिस्कस कर लेते हैं, ये होती है आपकी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, ठीक है गाइस। अब देखो इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में अपन क्या करते हैं, इस ब्रिक को यहाँ पे देखो प्लेस करते हैं, और ब्रिक को प्लेस करने से पहले आप एक चीज जो देखो यहाँ पे देखिए, एक पटिया ऊपर दिख रहा है, दूसरा पटिया नीचे, इसको बोलते हैं प्लाई, नॉर्मली यूज करते हैं अपन, ठीक है, प्लाई। अब ये प्लाई देखो इस टाइप से रहती है, ब्रिक अंदर रहेगी आपकी। अब देखो ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली जैसे ही लोड इसके ऊपर लगेगा, देखो एक पर्टिकुलर, अगर ब्रिक के सपोज यहाँ पे लोड लगा रहे तो वो तो यही लगेगा, एक तरीके से क्रैक डेवलप जल्दी हो जाएगा। इस प्लाई को रखने का कारण क्या होता है कि जो लोड होगा ना आपका, वो लोड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये फर्स्ट कार्य। तो जब भी आप टेस्ट करो तो आप देख लेना, कभी कभी डायरेक्टली आपको ब्रिक नहीं रखना है इस लोड के नीचे, ठीक है। ये हाइड्रोलिक जैक होता है, ठीक है, सिंपल, नीचे इसमें फ्लूइड होता है तो ये नीचे की तरफ से भी लोड डालता है और ऊपर से अपन लोड को प्रेस करते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे बाकी आपको पता ही है कि ब्रिक को अपन क्या करेंगे, पहले जैसे ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर फ्रॉग रहेगा, उस फ्रॉग को अपन क्या करेंगे, फिल करेंगे। फ्रॉग को फिल कौन से रेशो से करेंगे, 1:3 से फ्रॉग को फिल करेंगे, ठीक है। उसको फिर वाटर में रखेंगे 24 आवर्स के लिए, ठीक है। एक्चुअली उसको डायरेक्टली 24 आवर्स के लिए नहीं रखते हैं, पहले 24 आवर्स के लिए क्या रखेंगे, गनी बैग में रखते हैं अपन। क्या रखते हैं, गनी बैग में रखेंगे। और गनी बैग में रखने के बाद क्या करेंगे, फिर उसको निकालेंगे और फिर कितने 3 डेज तक अपन वाटर में रखेंगे उसको, और उसके बाद नॉर्मली इस ब्रिक के टेस्ट को अपन करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अब पग मिल इज यूज्ड फॉर, देखो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि पग मिल क्यों यूज किया जाता है। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, पग मिल ये कहाँ पे यूज करते हैं अपन, जो ब्रिक बनाते हैं, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो टेम्परिंग के लिए यूज करता है। अब ये टेम्परिंग क्या है, मतलब एक तरीके से जो तुम्हारा ब्रिक अर्थ है ना, एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, उसको बोलते हैं ब्रिक अर्थ, ठीक है। ये ब्रिक अर्थ क्या है, जिससे ब्रिक बनेगी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए जो अपन यूज करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो यही है आपका। अब देखो ये दिखती कैसी है, ठीक है, इस टाइप की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं अपन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये ओल्ड टाइप है, देखो अब यहाँ पे बहुत सारी अभी एडवांस मशीनें भी आ गई हुई है, ठीक है। लेकिन जो पिछले समय में अपन यूज़ करते हैं नॉर्मली इस टाइप सा होता है, यहाँ पे एक टब टाइप सा होता है, इसमें अपन मिट्टी को डालते हैं और ये क्या होता है, ये रोटेट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है गाइस। हल्का सा वाटर भी ऐड कर देते हैं अपन, तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पग मिल बोलते हैं, ठीक है गाइस। द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, ठीक है गाइस। अब CaO होता है फॉर्मूला, तो हाई परसेंटेज जब रहेगा तो कौन सा यूज करते हैं, तो हाई परसेंटेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फेट लाइम बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये फेट लाइम का एग्जांपल था। नेक्स्ट बात करें लाइम पुट्टी, तो लाइम पुट्टी के लिए क्या होगा, इज मेड अप ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, सही बात है। इज मेड ऑफ एडिंग लाइम ऑफ वाटर, ठीक है, लाइम में वाटर को ऐड करने पे बनेगा, ये भी ठीक बात है। कैन बी यूज्ड अप टू 3 डेज, देखो 3 डेज के अंदर में इसको क्या, लाइम पुट्टी को अपने को यूज करना पड़ेगा, तो ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है गाइस। मैंने लाइम के बारे में पूरा अलग से चैप्टर अलग से पढ़ाया हुआ है, ये इसके नोट्स में, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने उसके, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो लाइम के बारे में ये 3 पॉइंट और आपको याद रखना है कि लाइम कंक्रीट के बारे में देखो, स्लंप जो होता है ना वो 50 to 75 mm होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है 90 डेज पे 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 90 डेज पे 1.5। देखो गाइज ये फ्लेक्सुरल 0.2 है और कंप्रेसिव 0.5 है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको नॉलेज दे जाते हैं किसके बारे में, लाइम कंक्रीट के बारे में, ठीक है गाइज। अब इसमें तो फोटो डालने वाली कोई बात नहीं थी। टू हाइड्रेट 500 kg ऑफ सीमेंट फुल्ली वाटर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो हाइड्रेशन होता है, ठीक है, अब इसके बारे में मैंने पहले भी बढ़ाया आपको, ठीक है, कि हाइड्रेशन के लिए जो एक्चुअली जो देखो कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, सीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो सीमेंट के अंदर मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी, सीमेंट के अंदर में कंपाउंड्स बताए थे कौन कौन से, C3S, C2S, C3A और C4AF, ये 4 कंपाउंड मैंने बताए थे। अब ये क्या करें, जैसे वाटर मिक्स होगा तो प्रोसेस कौन सी होती है, जैसे वाटर मिलाए थे कौन सी प्रोसेस होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस होती है। अब इस हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अप्रोक्स वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 23% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन के लिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ होती है जो जेल होता है ना, जैसे ये एक पार्टिकल होंगे, इन पार्टिकल के बीच में जो वॉइड रह जाएंगे ना, उस वॉइड में भी फिल करने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा रहेगी, 15% के नॉर्मल करीब वाटर की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा रहेगी। जब इस 23 को और 15 को जब मैं मिला देता हूँ तो टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी अपनी, 38% के आसपास रिक्वायरमेंट रहती है। ये तीनों के क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में कि सीमेंट के लिए, सीमेंट में केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर कितना 23%, जेल को भरने के लिए कितना 15%, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 38%। अभी यहाँ पे अपन नॉर्मली जो बात कर रहे हैं ना वो सीमेंट की बात कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन में अपन 23% की नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 23% वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो 500 के लिए 500 इंटू 0.23 करोगे आप तो अप्रोक्स वैल्यू किसकी 130 के आसपास आएगी, तो 130 यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है कि एयर इंट्रेंडमेंट की बात की, देखो अपन क्या होता है कंक्रीट के, जब कंक्रीट बनाएंगे तो पूरा मिक्स बन जाएगा, तो जब अपन मिक्स बनाते हैं, ठीक है, तो या तो आरएमसी प्लांट, एक चीज़ क्या होती है, एक होता है आरएमसी प्लांट, ठीक है गाइस। अब आरएमसी प्लांट का क्या यूज़ होता है ये आपको पता होगा शायद, एक होता है आरएमसी प्लांट। ये आरएमसी प्लांट क्या होता है, कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, जहाँ पे कंक्रीट को मतलब सब आपका जो मटेरियल होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उन सबको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते थे अपन, कुछ एयर इंट्रेंडमेंट रेजिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, इनको मिक्स कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो कंक्रीट है आपका उसके अंदर एयर इंट्रेंड हो जाती है, उससे होता क्या है, उससे ये होगा कि जो पार्टिकल होगा ना उनके बीच में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब पार्टिकल कौन से, वही कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, उनके बीच में फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन जैसे ही कम होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगी, वर्केबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यू शुड रिमेंबर दी। तो जहाँ पे भी अपने को एक चीज़ देख लेना, ये एयर इंट्रेंडमेंट की बात आ जाएगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, तो ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ये रेजिस्टेंस टू वेदरिंग मतलब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो बता देता हूँ मैं आपको, ये जो फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग होता है, मतलब कभी टेम्परेचर बढ़ जाना कभी टेम्परेचर घट जाना, तो इससे इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देखो लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, तो गलत है, डिक्रीज वर्केबिलिटी हो नहीं सकता, इंक्रीज स्ट्रेंथ। देखो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पर लफड़ामा होता है कि अपनी जो स्ट्रेंथ होती है ना, एयर अपन ओबियसली बात है इंट्रेंड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह डालेंगे तो स्ट्रेंथ अपनी क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए एयर इंट्रेंडमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोड्यूस इम्परमिएबल कंक्रीट। इम्परमिएबल कंक्रीट क्या होता है, जिसमें पानी पास ना हो, परमिएबिलिटी क्या होती है, वाटर को पास करना। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, देखो थोरो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि पास नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ऐसा कंक्रीट बनाना आपको, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है तो यहाँ से वाटर पास ना हो, तो अच्छी मिक्सिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल कॉम्पेक्शन किससे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वाइब्रेशन, यही कॉम्पेक्शन का मतलब होता है, ये प्रोसेस होती है। वाइब्रेशन में आपने पढ़े होंगे दो टाइप के, एक होता है नीडल वाइब्रेटर, ठीक है, एक होता है आपका सरफेस वाइब्रेटर। एक नीडल देखी होगी आपने, ठीक है, उससे भी अपन यूज करते हैं। प्रॉपर क्यूरिंग, बिल्कुल सही बात है, क्यूरिंग भी अच्छे करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल पानी अपने सीमेंट में डाला है वो भी उड़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है, तो वहां पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, डी विल बी द आंसर। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो क्या क्या है, वाटर सीमेंट पेस्ट इज हार्डन ड्यू टू द हाइड्रेशन, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, हमें पता है कि जैसे ही अपन सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उस एक्सोथर्मिक में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रेशन किस कंपाउंड्स की वजह से होती है, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन, बोग कंपाउंड बोलते हैं, BOUG, ठीक है, बोग कंपाउंड। ये बोग कंपाउंड के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, ये C3A, C2A, C3A जो होता है ना, इनको बोलते हैं अपन बोग कंपाउंड। C3S क्या होता है,
इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ और C3A इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है गाइज, तो ये ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट है इसका यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, तो केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, केमिकल देखो किसका होता है। अब सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का जैसे ही नाम आपके सामने आया तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा लाइम मिलाएंगे, लाइम, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 बोलते हैं उसको, लाइम, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, इस टाइप से होता है उसमें। ठीक है गाइस, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइम होता है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, अब एक और बात है, अभी जैसे ब्रिक में अपन बात करते हो तो ब्रिक पे सबसे ज्यादा क्या रहेगा, ठीक है, सिलिका रहेगा, तो सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और आयरन ऑक्साइड उस तरीके से रहेगा यहाँ पे। तो सिलिका सबसे ज्यादा होता है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, और लाइम, ठीक है, उसमें लाइम किसमें ज्यादा होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होता है। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, देखो अभी यहाँ पूछ रहा है एफ्लोरेंसेस के बारे में पूछ रहा है। एफ्लोरेंसेस मैंने बताया था आपको कि जो व्हाइट कलर के पेचेस डेवलप होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एफ्लोरेंसेस बोलते हैं। अब ये किसी के ऊपर भी हो सकते हैं, मान लो ये ब्रिक के अंदर भी हो सकते हैं, ये सीमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के आपको क्या वॉल के ऊपर दिखेंगे ये। ठीक है, दीवार के, क्योंकि दीवार ब्रिक से बनी होती है, उसमें सीमेंट का यूज भी होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, अल्कली रहेगा। ठीक है, अल्कली या फिर डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट जो होते हैं ना, उनकी वजह से ये क्रिएट होता है। ठीक है, अब दिखता कैसा है, आपको ये एग्जांपल रखा है मैंने यहाँ पे, देखो इस टाइप से व्हाइट पेचेस हो जाते हैं दीवार के ऊपर में आपके। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, एफ्लोरेंसेस बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके जिससे अल्कली होते हैं ये मॉइस्चर के जैसे कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये व्हाइट कलर के पेचेस डेवलप करते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनकरेक्ट पॉइंट के बारे में आपको बताना। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस। बिल्कुल, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारा नॉलेज देके जाते हैं। ठीक है, चाहे उसका आंसर कुछ भी हो, बट ये नॉलेज बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत भी बहुत ज्यादा होते हैं। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, ग्राइंडिंग मतलब उसको तोड़ना, इज कॉल्ड एज फाइननेस। बिल्कुल सही बात है, उसको फाइन पार्टिकल में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये भी सही बात है, सेटिंग कब होगी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी बोलते हैं इसी को, मतलब वो सॉलिड मास में कन्वर्ट होगा। द फिनोमेना ऑफ बाय वर्चू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। क्या ये सही लग रहा है आपको, इसको होल्ड पे रखते हैं। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सीमेंट ऑफ वाटर इज नॉट हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिल्कुल सही बात है। तो गाइस सी यहाँ पे क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको गलत क्यों रहेगा, क्योंकि देखो जो साउंडनेस होता है ना, ठीक है, ये साउंडनेस क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे आपका इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं साउंडनेस के लिए। ठीक है, साउंडनेस। अब ये साउंडनेस क्या होती है, जैसे सीमेंट है मेरे पास, ये सीमेंट में मान लो कंक्रीट बनाने में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंक्रीट का मैंने क्यूब बनाया मान लो 150 to 150 into 150 का, जब मैंने इसको क्यूर किया, सब कुछ किया, तो इसकी क्या हो गया, ये समय के साथ क्या हो गया, मान लो ये समय के साथ डिक्रीज हो गई इसकी साइज में, इसकी साइज में चेंजेस होना शुरू हो गए। ठीक है, क्यों चेंजेस हो गए, क्योंकि जब सीमेंट यूज करेंगे तो उसकी भी अपनी प्रॉपर्टी होगी, वो उसमें श्रिंकेज वगैरह हो सकते हैं, तो उसकी वजह से इसकी साइज रिड्यूस हो गई। अब ये साइज कितनी रिड्यूस हो सकती है, ये क्राइटेरिया अपन पता करते हैं कौन से टेस्ट से, उस टेस्ट का नाम जो होता है उसको बोलते हैं ली चार्टेरियल टेस्ट। इसका नाम जो होता है ली चार्टेलियर एपरेटस। ठीक है, इसका नाम याद रखना, ये ली चार्टेरियल एपरेटस है। इस एपरेटस की जगह अगर एक वर्ड आ जाता है फ्लास्क, ली चार्टेरियल फ्लास्क, तो ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता करेगा। लेकिन ये ली चार्टेरियल एपरेटस है, वो क्या पता करेगा आपका, वो साउंडनेस पता करता है। और इस साउंडनेस को ये भी पूछते हैं कि साउंडनेस प्रॉपर्टी किस लिए पता करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर्टी आती है ड्यूरेबिलिटी। क्या बोलते हैं अपन, BILITY। ठीक है, ये ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी अपन पता करते हैं साउंडनेस से, कि सीमेंट कितना ड्यूरेबल है। अगर मैंने एक बार सीमेंट यूज कर लिया तो उसमें कितना चेंजेस आएगा वो पता करते हैं। अब देखो टेस्ट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कैसे क्या होता है, तो देखो इस टाइप का एक असेंबली होती है आपके पास में। ठीक है, अपन ऊपर एक प्लेट रखते हैं, नीचे प्लेट रखते हैं, और इस टाइप से। अब देखो ये है ना, ये एक्सपेंशन देखते हैं अपन, अभी स्टार्ट में एक्सपेंशन 0.5 होता है, अब ये एक्सपेंशन देते हैं कि ए और ए डैश के बीच में एक्सपेंशन कितना रहेगा। ठीक है, ये जो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 10 mm से ज्यादा का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm से ज्यादा का एक्सपेंशन है तो अपन क्या करेंगे, उस सीमेंट को अपन बोल देंगे कि सीमेंट अच्छी क्वालिटी की नहीं है। दूसरी चीज यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वो ये बताए कि जो ये सिलेंडर होता है ना इस टाइप का, उसकी हाइट और जो इसका लेंथ होती है ये कितना होता है, डाया कितना होता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या होती है, 30 mm होता है। यू शुड रिमेंबर दिस, 30 mm। देखो ये डाया 30 mm है। ठीक है, और जो हाइट रहेगी इसकी वो भी कितनी रहेगी, आपकी यहाँ पे मेंशन की हुई है 30 mm। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ, लेंथ पूछ सकता है 165 mm होती है।
नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पूछा हुआ आपसे कि जो मास कंस्ट्रक्शन होता है ना, मास कंस्ट्रक्शन में किस टाइप की सीमेंट आप नॉर्मली यूज करते हो, ठीक है गाइस। मैसिव डैम में, तो मैसिव डैम में देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप रैपिड हार्डनिंग तो किसी भी केस में यूज नहीं कर सकते, ब्लास्ट फर्नेस लेग भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो यूज करोगे वो क्या, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करोगे। ये लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो इसका होता है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सब इसी का खेल है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा ना तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, कोई मास है उसका रिड्यूस होने जाना, एक तरीके से वाटर का बाहर निकल जाना, इवोपरेशन मॉइस्चर का। तो यहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। लो हीट सीमेंट में क्या होगा, C2S जो है ना वो ज़्यादा होगा और C3S क्या होगा, कम होगा। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ गाइस, यहाँ पे देखो आप, लो हीट सीमेंट में क्या रहेगा आपका, C3S एंड C2S लोअर कंटेंट रहेगा दोनों का, लेकिन इसमें क्या है देखो, C2S जो रहेगा ना वो ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ C2S की बात नहीं की, C3S भी क्या करता है, इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, इनिशियल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है अपने को बाद में अच्छी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। C3A क्या करता है, इनिशियल सेट करता है, तो जल्दी सेट करने की भी कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है। तो C2S ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, यू शुड रिमेंबर दिस। बाकी और भी आप देख सकते हो कि ये स्लोअर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, मैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम चीज़ है इसके बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि द डायमीटर ऑफ द विकर्ट प्लंजर, पहली चीज तो विकर्ट प्लंजर अपन यूज क्यों करते हैं, जैसे ही विकर्ट एपरेटस का नाम, अब देखो ये होता है विकर्ट एपरेटस, ठीक है। अब ये विकर्ट एपरेटस क्यों यूज करते हैं भैया, पहली चीज तो ये कि ये अपन कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये तीन चीजें निकालने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है गाइस। तो कंसिस्टेंसी होती है कि अब एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए, क्या बोला मैंने गाइस, एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए कितने वाटर की जरूरत है। अगर मेरे पास कोई सीमेंट है, मान लो 100 ग्राम मेरे पास सीमेंट है, उस 100 ग्राम में कितना पानी मिलाऊं, उसको पता करने के लिए अपन कंसिस्टेंसी टेस्ट यूज करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम इसलिए करते हैं कि कितने टाइम बाद ये इनिशियल सेट होता है और फाइनल सेटिंग कितने टाइम में आ जाएगी। पहली चीज जो डायमीटर यूज करते हैं ना, देखो नीडल का, वो 10 mm, ठीक है, 1 mm स्क्वायर और एक और होता है 5 mm, ये 3 डायमीटर अपन नॉर्मली यूज करते हैं। 10 mm को जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं एनुलर कॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनुलर कॉलर, ठीक है। ये कितने, 10 mm की। सेकेंड बात करें अपन, इसको बोलते हैं नीडल, 1 mm स्क्वायर की, ठीक है। इसको प्लंजर बोलते हैं अपन, सॉरी गाइस, ये एनुलर कॉलर नहीं, ये प्लंजर है, ठीक है। इसको प्लंजर बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनुलर कॉलर, थर्ड वाले को कॉलर बोलते हैं इसको, ठीक है, एनुलर कॉलर। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, तो इसका देखो ये तो हो गया आपकी बात की, अपनों से पूछा वो नहीं, अपनों को पूछा है कि जो डायमीटर ऑफ प्लंजर होता है ना, प्लंजर बात करा, प्लंजर किसमें यूज करेंगे, कंसिस्टेंसी में। उसकी लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ कितनी होती है, 40 mm से 50 mm के बीच में होती है। अब यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है आपका विकट एपरेटस, यहाँ स्केल होती है, ये प्लंजर होता है, यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये विकट मोल्ड होता है, इसमें अपन सीमेंट का पेस्ट भरते हैं, और यहाँ पे ग्लास प्लेट होती है अपने पास, ग्लास प्लेट हॉरिजॉन्टल करने के लिए एक तरीके से, और उस सीमेंट में वाटर वगैरह रहेगा तो वो निकल ना जाए एक तरीके से, इसलिए भी यूज करते हैं। अब देखो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट साइज दी हुई, देखो ये जो होता है ना उसको बोलते हैं प्लंजर, ठीक है। अब ये तो ऊपर से दिख रहा है, अब इस प्लंजर का जो लेंथ आप देख पा रहे हो, देखो ये 50 mm, ये अपनों से क्वेश्चन पूछा हुआ था। डायमीटर कितना होता है, 10 mm का होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो ये होती है कॉलर, एनुलर कॉलर, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, देखो ये कितना होता है, 5 mm का, इसका क्या होता है, ये साइज 5 mm का होता है। बाकी ये आपको टेस्ट इस टाइप से दिखता है, ठीक है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, तो आपको पता ही होगा जिसने एग्जाम दी होगी। तो गाइज यहाँ पे क्या है, इफ 1 मिनट गाइज, आप क्वेश्चन पढ़िए। देखो 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए सीमेंट पेस्ट ऑफ 1875 ग्राम ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना था, तो सिंपल है क्वेश्चन ये तो कि 1875 टोटल है, उसमें से क्या 1500 माइनस करके आप ये वाटर मतलब क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, अपने जो सॉलिड मास के मतलब वाटर की आ जाएगी एक्चुअली, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 इंटू 100 हो जाएगा, इससे जो आंसर आ जाएगा कितना, 25% के आसपास आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बड़ा वाटर का परसेंटेज निकालना है तो आपको सीमेंट पेस्ट से वाटर को यूज माइनस करके वाटर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। अब देखो ये पढ़ना आप अच्छे से, इस क्वेश्चन में थोड़ा एक एरर है, मैं आपको बता दूंगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सीमेंट, अपन जब सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं गाइस, तो पहली चीज सुन लो, सीमेंट का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो अपन करते हैं वो किस पे करते हैं, एक जो मोल्ड होता है वो 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 का होता है। पहली चीज तो ये 70.6 क्या है, ये
ये mm में रहेगा आपका, ठीक है। और जो कंक्रीट का करते हैं वो कितना होता है, वो 150 इंटू 150 mm का करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है गाइस। जो पढ़ रहा होगा उसको गाइस ये अच्छे से पता होगा। बाकी जब बात करें अपन कि जो इसमें ये यूज़ करते हैं ना रेशो बनाने में, वो 1:3 का रेशो यूज़ करते हैं। पहली दूसरी चीज़ आपको ये पता करनी। बाकी एक और क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो पानी कितना मिलाएंगे, पानी मिलाने के लिए कितना होता है P/4+3, और ये P कहाँ से आएगा, ये अभी मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो टेस्ट करेंगे ना वहाँ से ये P आएगा, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट के लिए इस P की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। P की वैल्यू सेम होती है लेकिन ये वैल्यू अलग अलग होती है। बाकी ये मैंने आपको IAS में अच्छे से बताया हुआ, वहाँ पे देखना आप जाके। अब ये क्यूब मोल्ड की थोड़ी वैल्यू गलत लिखी हुई यहाँ पे 70.6 पॉइंट, तो एक तो ये गलत है, दूसरा क्या, अब प्रिपेयर मोल्ड आर कीप्ड इन एटमॉस्फेयर फॉर रिलेटिव, देखो यहाँ पे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, यहाँ पे 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको चाहिए होगी, इस चीज़ को याद रखना आप। तो यहाँ पे दोनों गलत हो गए ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आंसर गलत है, आप एक बार देख लेना इसको, ये तो गलत है ही, ये ऊपर वाला भी गलत है क्योंकि उसमें 10 mm दिया है जबकि अपन 70.6 mm का क्यूब मोल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आप एक बार देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट की अपन बात करें, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी एग्रीगेट, ठीक है। तो फ्लेकी एग्रीगेट कब बोलेंगे उसको, ठीक है गाइस, इट लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। अब बोलते हैं अपन लीस्ट डायमेंशन, देखो मैंने बताया था अगर पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी है तो उसको बोलते हैं फ्लेकी एग्रीगेट नॉर्मली तरीके से, एक साइज के पार्टिकल नॉर्मली, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं अपन, जो इलोंगेटेड हो रहे होते हैं ना, इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी एग्रीगेट जो होते हैं ना वो। अब ये दोनों एग्रीगेट अपन कंक्रीट में यूज नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू, आपको दो वैल्यू याद रखनी है, एक तो होती है 0.6%, एक होती है 1.8%। तो ये 0.6 किस में यूज करते हैं, पर फ्लेकी में यूज करते हैं, और ये 1.8 किस में यूज करते हैं, इलोंगेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.6 कहाँ से आएगा, 3/5 से आएगा, तो सी विल बी द आंसर। अब देखो होता क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, पहली चीज तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन इलोंगेशन गेज, क्या बोलते हैं, इलोंगेशन गेज, GAUG। अपन मेजर करेंगे एक्चुअली कि साइज क्या है पार्टिकल की। ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन फ्लेकीनेस गेज, इनमें से अपन पार्टिकल को पास करते हैं। अब दो चीज याद रखना, इनमें से जो पास होंगे ना उसका वेट लेते हैं अपन, और यहाँ जो रिटेन होते हैं उसका वेट लेते हैं। मतलब इससे ज्यादा लंबे पार्टिकल नहीं होना चाहिए और इससे छोटे पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है इसका निष्कर्ष पूरा, ठीक है। तो ये देखो अब डिफरेंट गेज होते हैं, ठीक है, ये गेजेस होते हैं। अब गेजेस की वैल्यू कहते आती है, जैसे मान लो अपने पास क्या है, अपने पास कोई साइज का एग्रीगेट है, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास 63 और 50 साइज का एग्रीगेट, ये देखो ये साइज है ना, 63 क्या है, ये mm में साइज का एग्रीगेट है। अब मेरे पास इस साइज का एग्रीगेट है, मैं उसको पास करूंगा सीव से, तो मेरे को किस पे से पास करना, मेरे को इस वाली सीव में से पास करना। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, फ्लेकीनेस गेज है। तो इसको कैसे अपन 63 + 50 / 2, इसका एवरेज लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.6 से। ये 0.6 आया अभी आपका इलोंगेशन गेज, ये मैं फ्लेकीनेस गेज यूज कर रहा हूँ इसलिए। तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 33.90 आती है, ये यहाँ से आती है, इनकी वैल्यू सब ऐसे ही आ रही है ये, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, उस 0.6 का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको बस। नेक्स्ट अपन बात करें देखो यहाँ पे कि ये क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई साइज ले ली 40 + 25 / 2, ये तो सिंपल रहेगा वैल्यू एवरेज, इंटू 1.6 का आपको यहाँ पे 1.8 का आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है गाइस। वहाँ पे 0.6, यहाँ पे 1.8, तो ये साइज कितनी आ जाएगी, देखो आप देख सकते हो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख लेना इसको एक बार। इसके या तो ये आएगी या दोनों के इक्विवेलेंट में जो रहेगी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसमें से पास करना, इलोंगेटेड करना, मतलब पास नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज लॉस एंजेलिस बेस्ड मशीन पे क्वेश्चन है। लॉस एंजेलिस मशीन देखो ये किस लिए यूज करते हैं, ये अपन एग्रीगेट टेस्ट के लिए लॉस एंजेलिस मशीन यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एब्रेशन, मतलब एक पार्टिकल के ऊपर अगर कोई चीज बार बार रोटेट हो रही, जैसे गाड़ी है, अब ये पार्टिकल क्या है, ये एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट मैं कहाँ यूज करूंगा, ये एग्रीगेट में यूज करता हूँ अपना कॉन्क्रीट बनाने में या रोड बनाने में। रोड को क्या बोलते हैं अपन, पेवमेंट बोलते हैं। पेमेंट मैंने बना दिया, मान लो ये पेमेंट बन गया। अब इसके ऊपर व्हीकल आएंगे, अब ये व्हीकल जैसे आते जाएंगे तो इसके ऊपर रगड़ लगेगी एक तरीके से, उसी रगड़ को क्या बोलते हैं अपन, एब्रेशन बोलते हैं। तो ये कितना रेजिस्टेंस ले पाएगा, उसको करने के लिए पहले अपन लैब में टेस्ट करते हैं, फिर अपन एग्रीगेट यूज करते हैं, ऐसे कोई एग्रीगेट नहीं डाल देते हैं डायरेक्टली अपन, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे आंसर तो आपको पता चली गया। अब लेकिन जो मशीन होती है वो इस टाइप की दिखती है, ये होती है लॉस एंजेलिस एब्रेशन मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट ये रिवोल्यूशन काउंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास डिफरेंट एक्चुअली ग्रेड होती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड के लिए अलग अलग अपने पास एग्रीगेट होते हैं, और अपन रेवोल्यूशन देते हैं, मतलब 33 RPM के करीब अपन 1 मिनट में इसको मशीन को घुमाते हैं। इसमें बॉल भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बॉल। उस बॉल को क्या बोलते हैं अपन, चार्ज, क्या ही बोलते हैं उनको,
चार्ज, मतलब कुल 12 नंबर के आसपास या डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए, बट नॉर्मली 12 बॉल अपन डालते हैं। बॉल मैंने आपको दिखा दी ऊपर, एक मिनट गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉल थी, आपको मैंने बॉल दिखाई थी अभी। ये जो होती है बॉल होती है, इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अब इस चार्ज को अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे इस मशीन के अंदर डालेंगे, इस मशीन में एग्रीगेट भी डालेंगे और इसको रोटेट करेंगे। जब ये चार्ज क्या होगा, उस एग्रीगेट के साथ रोटेट होते रहेंगे तो कुछ एग्रीगेट क्या हो जाएगा, अपना टूट जाएगा। तो उस टूटे हुए एग्रीगेट को अपन क्या करेंगे, 2.36 की mm की साइज एक सीव होती है, उससे पास करेंगे। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, स्टार्ट पे अपने को वेट पता होगा, उसको टोटल वेट, तो उसको W1 कह लो आप, और जो पास हो जाएंगे ना उसको वेट ले लेंगे, W2 × 100 करेंगे, तो अपने को क्या पता चलेगा, कितने परसेंटेज एग्रीगेट पास हो रहे हैं। पास हो रहे का मतलब क्या हो गया, कितने टूट रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है। इसकी वैल्यू अपनी 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट्स द सेटिंग टाइम, है ना। तो अफेक्ट, सेटिंग टाइम को अफेक्ट करता है कौन सा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों इम्प्योरिटी होती है अगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो वो क्या करेगा, आपकी सेटिंग टाइम को अफेक्ट करेगा। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है। पोजोलाना सीमेंट इज, है ना, इज यूज्ड विद द कॉन्फिडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पोजोलाना सीमेंट कहाँ पे यूज करते हैं अपन, तो डैम में यूज कर सकते हैं, मैसी फाउंडेशन में, अबटमेंट, तीनों में अपन क्या यूज करते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं गाइज, देखो पहली चीज तो ये पोजोलाना सीमेंट क्या होगा कि ये पोजोलाना क्या होता है, जैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, वहां से अपने को क्या मिलती है, राख मिलती है। उसी राख को अपन क्या बोलते हैं, पोजोलाना बोलते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये 30% तक सीमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। यू शुड रिमेंबर दिस, 30% तक, मतलब ये क्या होता है, देखो पहली चीज क्यों रिप्लेस करता है भैया, क्योंकि एक तो क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी जो होती है ना सीमेंट की, वो इंप्रूव हो जाती है। पहली चीज ये देखा गया, बहुत सारे टेस्ट हुए। दूसरी चीज क्या होती है कि इसका देखो, ये तो फ्री में मिलता है। मान लो सीमेंट जो होती है वो तो कितनी होती है, वो तो 50 के जी का कट्टा होता है अपना, 320 के जी, 300 रुपये के करीब में आता है। और ये तो 1 रुपये में एक, मतलब 50 के जी के करीब आ जाएगा। ये 1 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा अपने, सस्ता मिल जाता है अपने को। ठीक है, 1 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है अपने को। ठीक है, तो ये अपन सब तरफ यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, और इसका क्या होता है, जैसे ये रिप्लेस करेगा ना, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जैसे ही हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हुआ, उसको अपन डैम में यूज़ कर सकते हैं, डैम बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो वाटर सीमेंट रेशियो जो अपन लिखते हैं ना कि वाटर सीमेंट रेशियो मेरा कितना है, 0.45 है। ये 0.45 किसके रहेगा, यहाँ पे जो सीमेंट यूज करेंगे ना वो किस में रहेगी, केजी में रहेगी। और कितने रहेगी, वो 50 केजी का कट्टा होता है। तो ये अपने को पता होता है कि 1 सीमेंट बैग हैज ए वॉल्यूम, वेट इज इक्वल टू, वेट कितना होता है, 50 केजी होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर होता है, 35 लीटर। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिखते हैं 0.0354 मीटर क्यूब, 345 या 354 मीटर क्यूब। ठीक है गाइस, ये आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। नेक्स्ट, द कंडीशन नॉट एप्लीकेबल टू वाटर सीमेंट लॉ। तो ऐसी कौन सी वाटर सीमेंट लॉ होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्राहिम लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्राहिम लॉ को अपन वाटर सीमेंट लॉ बोलते हैं। क्या कहता है, इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन ऑफ हाइड्रेशन कंटिन्यू टिल कंप्लीट स्ट्रेंथ इज गेन। बिल्कुल सही बात है कि हाइड्रेशन चलता रहता है। कॉन्क्रीट स्पेसिमन में बी टेस्टेड एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन ऑन हाइड्रेशन कंटिन्यू टिल कंप्लीट, बिल्कुल सही बात है। कॉन्क्रीट स्पेसिमन में टेस्टेड एट एनी टेम्परेचर, ये गलत है, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे अपन टेस्ट नहीं करते। अपन ये अज्यूम करते हैं 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पे अपन नॉर्मली टेस्ट करते हैं सारे लैब टेस्ट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सेम एज स्पेसिमन, बिल्कुल सही बात है, एक सेम एज पे टेस्ट करेंगे और सेम साइज पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि 150 × 115 हमेशा सेम ही रहती है, कहीं भी टेस्ट करो आप। ठीक है, इंडियन में। अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो लॉ की बात किया, स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल पेस्ट किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वाटर पे डिपेंड करेगी, कितना वाटर मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिक्सड विथ एग्रीगेट। तो यहाँ पे क्या, वर्केबल प्लास्टिक को, सॉरी गाइस, डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मिक्स सीमेंट मिक्स विथ एग्रीगेट, कोल्ड पे रखो। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे क्या बुझाओ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिक्सड विथ एग्रीगेट। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा जो वर्केबिलिटी डिपेंड होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल मिक्स। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होती है, ये अपना ए पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है, यहाँ पे इन पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम जो डिपेंड होती है वो वाटर पे। क्यों, इसीलिए अपन जिसकी बात करते हैं ना, वो किसकी बात करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो की बात करते हैं। अगर ये वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ हो जाता है तो अपनी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों डिक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है इन पे नहीं होती, इन पे भी थोड़ी थोड़ी डिपेंड करती है।
ठीक है। तो मैक्सिमम जो आंसर इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा वो रहेगा। आप ऑल ऑफ द अबव लगाओ उसका आंसर भी तो भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब बुलनोज ब्रिक बुलनोज ब्रिक क्या होती है? इस टाइप की एक ब्रिक होती है जिसमें यहाँ पे राउंडेड होता है, उसको बोलते हैं बुलनोज ब्रिक। तो वो राउंडेड ऑफ शार्प कॉर्नर, सही बात है, शार्प कॉर्नर नहीं राउंडेड होता है। पिलर्स में यूज करते हैं अपन, डेकोरेटिव पर्पस में यूज करते हैं, लेकिन आर्चेस में उसको यूज नहीं करते। आर्चेस में क्या दिक्कत हो जाती है? वो लोड को ट्रांसफर अबटमेंट तक नहीं कर पाती इजीली, ठीक है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जाम इसका फोटोज डाला हुआ है। देखो ये बुलनोज ब्रिक होती है, इस टाइप की ब्रिक जो रहेगी राउंडेड होती है, एक शार्प से वो होती है। इट इज ए स्पेशल मोल्डेड ब्रिक है ना, एक साइज उसका क्या कर देता है? राउंड कर दिया जाता है। दीज आर यूज्ड इन कोपिंग, ठीक है। ये कोपिंग क्या होता है? वाटर, मतलब नॉर्मली वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन इसको, शेडो होते हैं ना, इंडस्ट्रियल शेड्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे वाटर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो इनको शार्प एज, अब देखो यहाँ पे वो देख सकते हो इसका यूज़ क्या रहेगा, ये इस टाइप से यूज़ रहता है इसका, ठीक है। नॉर्मली आप है ना पे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, सीडीओस वगैरह पे, राइजर एंड ट्रेड्स में भी यूज़ कर सकते हो आप इस केस में, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर है ना सीटिंग प्लेस में भी आप बना सकते हो इससे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं अपन, लीच आर्टेरियल एपरेटस से करते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा अपन ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तीसरा क्या होता है? लेकिन अब एक चीज़ और याद रखना इसको, यहाँ पे आंसर ड्यूरेबिलिटी भी दिया हुआ है, लेकिन इसका मेन जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आप ड्यूरेबिलिटी भी लगाओ तो गलत नहीं रहेगा, लेकिन जो साउंडनेस होता है किसकी वजह से? मैंने बताया था आपको 10 mm का एक्सपेंशन हो जाता है। वो 10 mm का एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है? वो होता है फ्री लाइम की वजह से। किसकी वजह से होता है गाइस? जो फ्री लाइम होते हैं ना, फ्री लाइम, उस लाइम की वजह से हो जाता है। तो फ्री लाइम की वजह से होता है, तो देखो एक तो लाइम की वजह से होता है, एक होता है मैग्नीशिया की वजह से। लेकिन जो लीच आर्टेरियल एपरेटस होता है ना, वो केवल लाइम को पता कर सकता है। एक और टेस्ट होता है इसमें यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है। वो ऑटोक्लेव टेस्ट से क्या होता है? उसे मैग्नीशिया और लाइम दोनों का पता लग जाता है। तो यहाँ पे जो मेन आंसर जो अपना रहेगा आज का, वो रहेगा क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्यूरेबिलिटी भी लगाओ तो गलत नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा? फ्री लाइम रहेगा। देखो बल्किंग ऑफ सेंट क्या होता है? आप देखो ये भी आपको बताया था मैंने। बल्किंग ऑफ सेंट क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल मान लो फाइन एग्रीगेट के आपने यूज किए। अब होगा क्या, जैसे इसमें मॉइस्चर का वेरिएशन आता है, जब मॉइस्चर आता है तो वो मॉइस्चर क्या करता है? वाटर इनके ऊपर एक लेयर बना लेता है। वो लेयर किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाती है? वो लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब ये लेयर फॉर्म हो जाती है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये कितने पे बढ़ेगा सर? कि ये 4 to 6% अगर ये मॉइस्चर कंटेंट है, कितना? 4 to 6%। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। 4 से 6% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसका वॉल्यूम, उसका जो बल्किंग होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, मान लो ये ग्राफ है तो ये रहेगा। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट रहेगा वो 4 to 6% रहेगा। तो 4 to 6% इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये वॉल्यूम रहेगा आपका। उसके बाद क्या हो जाती है? धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपका? सरफेस मॉइस्चर की वजह से रहता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, फॉर 50 kg ऑफ बैग वाटर रिक्वायरमेंट इज, 50 kg बैग के लिए कितना वाटर की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो 22.5 लीटर के आसपास रहता है, ठीक है गाइस। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। टेंजेंशियल, देखो ये किसके बात की बात की? ये डिफरेंट डिफरेंट शेक्स की बात की हुई है, ठीक है। शेक्स ने एक्चुअली कट की बात की हुई, जैसे ये लॉग है, ट्री का लॉग है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके वैल्यूज होती है। तो इसको मैं कैसे काटूंगा? इसको मैं ये मॉड्यूलर रेस होती है तो इसके पैरेलल पे कट करूंगा या फिर इसको 90 डिग्री पे कट करूंगा, ये मैंने बताया हुआ आपको। आइए इसके एक बार प्रीवियस देखना आप, ठीक है। तो ये सारे देखो, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, बिल्कुल बात है। ये सोविंग की बात की हुई है। क्या बात की हुई है? सोविंग के किस किस टाइप से सोविंग करते हैं अपन? टेंजेंशियल सोविंग करते हैं, रेडियल सोविंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इन 4 क्वार्टर 45 डिग्री कॉल्ड एज क्वार्टर और कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? ये आप चारों पढ़ना, और ऑफ द ऑप्शन। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, देखो प्लाईवुड और वर्नर, वर्नर क्या होता है? छोटा पार्ट होता है जिससे प्लाईवुड बनाई जाती है, मतलब पतली पतली शीट्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन वर्नर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? स्लोएस्ट टू ग्रेन ऑफ एडजेसेंट लेयर। अब वर्नर्स को कैसे लगाते हैं? देखिए ये प्लाईवुड अगर आपकी बनी होती है, एक बार अपन क्या रखते हैं? इसको ऐसा रखते हैं और दूसरी बार उसके वर्टिकल में रख देते हैं। अभी मैंने एग्जांपल बताया, देखो यहाँ पे तो आंसर क्या रहेगा? 90 डिग्री। कैसे? जो वर्नर होते हैं ना, देखो ये आप देख सकते हो, मान लो 3 लेयर है, अलग अलग लेयर, देखो एक लेयर ही है, दूसरी लेयर ही है, तीसरी लेयर ही है। तो पहली लेयर में तो ऐसे ऐसे रखा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? देखो ऐसे हो गया, फिर क्या हो गया? ये ग्रेन से, ये कुछ नहीं, ये प्लेट्स नहीं है, ये अलग अलग, ये ग्रेन है। तो आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये 90 डिग्री पे हो रहा है एक दूसरे के। तो हर एक जो लेयर होती है, एक और चीज याद रखना, जब प्लाईवुड बनाते हो तो जो वर्नर यूज करते हैं ना, वो ओड नंबर में यूज करते हैं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे भी 3 लेयर आपको बता रखी है, ठीक है। तो ये एक नॉर्म्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया हुआ है मैंने। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ट्रेंगुलर कॉर्नर, एक ट्रेंगुलर कॉर्नर नहीं होता,
इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ। एक कॉर्नर गायब हो गया ब्रिक का, मतलब एक कॉर्नर गायब होगा तो कॉर्नर या तो ये या ये इसमें से कोई गायब होगा। अब आप देख सकते हो अगर ये पूरी ब्रिक है, एक कॉर्नर मतलब हाफ यहाँ से और हाफ लेंथ से, अगर मैं इसको गायब कर देता हूँ तो मैंने इसका नाम बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं अपन, किंग क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस इसको, किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। और तो आंसर यहाँ तो सिंपल से हो गया क्लिंग क्लोजर। अब ये क्वीन क्लोजर क्या होता है, ये पूरी ब्रिक है मेरी, इसको हाफ मतलब लेंथ में हाफ काट दूंगा तो इसकी लेंथ तो साफ रहेगी, पूरी रहेगी, लेकिन विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्लोजर। क्या होता है, सिंपल काटना, एक अलग अलग छोटे छोटे बेट्स होते हैं उनको क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो देखो क्वीन क्लोजर क्या होता है, मैंने लेंथ वाइज इसको काट दिया। किंग क्लोजर क्या होता है, एक पार्ट हाफ यहाँ से हो गया, मतलब लेंथ में भी हाफ कट गया ये और विड्थ में भी हाफ कट गया है ये। बेवेल्ड क्लोजर क्या होता है, इसके लेंथ को हाफ मतलब विड्थ को हाफ काटना और इसके कॉर्नर तक जाना है, मतलब इस टाइप का कोई ब्रिक है यहाँ पे, इस टाइप का है ये ना, वुल नोज ब्रिक इस टाइप का होता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्वीन क्लोजर हो गया। इसको बोलते हैं बेट, क्या बोलते हैं इसको, बेट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा आपका, ये इस टाइप से कटा है, इसको बोलते हैं अपन किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। और इसको मेट्रेड क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस। अब देखो यहाँ पूछा हुआ है, इफ एग्रीगेट इज कंप्लीटली पास थ्रू सीव ऑफ 75 mm रिटेन ऑन द सीव ऑफ 60 mm द पर्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लेकी इट इट्स मिनिमम डायमेंशन। अब देखो ये क्या बात की हुई है, पहली चीज तो ये फ्लेकी की बात कर रहा है, जैसे फ्लेकी की बात है अपने दिमाग में आ जाना चाहिए 0.6 वैल्यू, पहली चीज। इलोंगेशन की बात करें तो अपने पास दिमाग में आ जाना चाहिए 1.8 वैल्यू, पहली चीज। अब ये क्या बोल रहा है, मैं कौन से सीव से पास करूं उसको, तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखो दो सीव दी हुई 60 + 75, दो वैल्यू, इसको आधा कर लो। अब देखो किसकी बात कर रहा है, फ्लेकी की, तो इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो किसका, 0.6 का, तो आंसर जो भी आएगा आपका यहाँ पे एक्सप्लेन है इसका। देखो 45 पॉइंट यही किया है, देखो यहाँ पे 40.5 विल बी द आंसर। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सीमेंट नहीं यूज कर सकते अपन, अवॉइडेड, तो इसमें कौन सी यूज करेंगे अपन, नहीं यूज करेंगे ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अपन नॉर्मली बोलते हैं कि सल्फेट कंटेंट होता है, और ये सल्फेट कंटेंट अगर क्या होगा आरसीसी में यूज होगा तो कहाँ यूज हो जाएगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा, तो कोरोजन के लिए अपन इसको यूज नहीं करते। स्टील मैन्युफैक्चरिंग से अपने को क्या मिलता है, ये स्लैग सीमेंट मिलती है, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, उसको बोलते हैं स्लैग। परसेंटेज ऑफ पोजोलाना मटेरियल कंटेनिंग क्ले, ठीक है। तो पोजोलाना मटेरियल कितना यूज करते हैं, तो इसका मैंने बताया था आपको 30% अपन क्या करते हैं, पोजोलाना रिप्लेस करते हैं आज की तारीख में, तो ये विल बी द आंसर। नेक्स्ट, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन वन थ्रस्ट वन हैंड ऑन ए बिग, ठीक है, इट शुड बी फिल्म। देखो ये क्या है, ये टेस्ट है किसके, ये टेस्ट ऑफ सीमेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई आदमी सीमेंट के बैग में हाथ डालता है तो कैसा होना चाहिए, वो गर्म होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको गर्म, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो क्या होना चाहिए, वो कूल होना चाहिए। वो कूल क्यों होना चाहिए बता दूं मैं आपको, अगर वो गर्म रहेगा उसका मतलब क्या है कि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गई। अभी मैंने आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जो अपना हीट होती है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट निकलना। तो हीट निकल गई मतलब उसमें तो वो तो खराब हो गई, सीमेंट खराब होना शुरू हो गई। तो पहली चीज तो पहला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर पहला गलत हो गया तो यहाँ तो कोई आंसर नहीं, यही होना चाहिए फिर तो। और भी बात कर लेते हैं आप, जो कलर होता है ना सीमेंट का, वो कौन सा होता है, वो ग्रे कलर होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर गलत बात है। अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इन बकेट ऑफ वाटर इट शुड सिंक इमीडिएटली, बिल्कुल गलत बात है। ये इमीडिएटली सिंक नहीं होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। ये सेट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे अपन ये क्या बोल रहे हैं, पानी में अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो पानी में डालने के बाद क्या हो जाता है, ये इमीडिएट सिंक नहीं होता, पहले तैरता है उसके बाद सिंक हो जाता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात करें, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच टेस्टेड फॉर द फाइननेस। ये देखो अभी बात की मैंने फाइननेस। अब ये फाइननेस कैसे, एक सीव होती है अपने पास, उस पर से पास करते हैं। तो मैं क्या, जैसे मान लो मैंने 100 ग्राम सैंपल लिया, तो मैं 100 ग्राम को पास कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास 10% से ज़्यादा इसके ऊपर रिटेन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 90% पार्टिकल क्या होने चाहिए, पास हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों रिटेन हो रहा, कारण क्या है, कारण है लम्प्स, क्या बोलते हैं उसे, लम्प्स ऑफ लाइम, लम्प्स ऑफ लाइम। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या है, एक अपन जब सीमेंट को यूज, देखो देखना आप सीमेंट को फील करके, अगर उसके अंदर कंकड़ वगैरह दिख रहे हैं ना आपको थोड़े से, वो होते हैं लम्प्स ऑफ लाइम। अगर वो ज्यादा होंगे तो ऊपर रह जाएंगे, तो ये 10% से ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, तो 10% इसका आंसर रहेगा। अब देखो क्या क्या यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये होता है आपका शीव शेकर मशीन होती है, ये वेजिंग बैलेंस होता है, ये सीव होती है, और ये सीव कौन सी होती है, 90 माइक्रोन की सीव होती है, शुड रिमेंबर। माइक्रोमीटर या 90 माइक्रोन की, और 9 नंबर सीव भी बोलते हैं इसे, यू शुड रिमेंबर 9 नंबर सीव। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट,
इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्श, बिल्कुल सही बात है, अपन उस हार्श मतलब यूज नहीं कर पाएंगे इजीली, अपने वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा मिक्स बन जाएगा। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स कंक्रीट अनवर्केबल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्केबिलिटी क्या होती है कि इजीली काम कर पाए, वाटर बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी काम नहीं कर पाएंगे। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट क्या सेग्रीगेट। अब देखो सेग्रीगेट क्या होता है, जो फाइन एग्रीगेट है ना और कोर्स एग्रीगेट है, इन दोनों का अलग होने को सेग्रीगेट बोलते हैं। तो वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड जो होगा ना वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो अपना आंसर डी रहेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट की बात, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की हुई है। अ रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट पोजेस हायर स्ट्रेंथ देन द लीन मिक्स, डिजायर वर्केबिलिटी विथ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि जो रिचर मिक्स होता है ना, रिचर मिक्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और सीमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी आएगी। तो पहला आंसर सही है अपना। और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीसेस एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीसेस, ये भी सही बात है। अगर देखो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो जो है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसका मतलब क्या, वाटर बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो, इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 45, ये बात भी गलत है, ठीक है। अगर 0.45 से कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो द कंक्रीट विल नॉट वर्केबल, ये भी ठीक बात है, एंड कॉज हनी कॉम्बिंग, ये सही बात है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या, कौन सा स्टेटमेंट बताना था, इनकरेक्ट में स्टेटमेंट बताना था ना अपने को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 45, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा कम पानी अपन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो सी तो सही है। देखो यहाँ पे गुड कंपेक्शन ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, सही बात है, अपने को कंपेक्शन बहुत अच्छा रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अपनों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, थोड़ा सा पहले पढ़ने में गड़बड़ कर दी अपनों थोड़ी। अ रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट पोजेस हायर स्ट्रेंथ देन द लीन मिक्स ऑफ डिजायर वर्केबिलिटी विथ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये गलत बात बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ना अपन तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना, गलत है, ठीक है गाइस। गुड, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था अपना कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज एज वाटर, ये भी सही बात है, ये तो सही था। तो यहाँ पे तीनों सही है और ये चौथा क्या है, गलत है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें अपन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, द कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रेशन होता है तभी स्ट्रेंथ गेन होती है। तो कंक्रीट क्यूर्ड एट टेम्परेचर ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस, है ना, फॉर 20 डेज, तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 20 अपन बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब 25 या 20 के आसपास होता है, ठीक है, तो वो नॉर्मली अपन होता है। और कंक्रीट डज नॉट सेट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, तो ऑब्वियसली बात है फ्रीजिंग पॉइंट पे कैसे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रुका हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑफ द करेक्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल जो सेटिंग अपना अपन मान के चलते हैं को कंक्रीट को अपन नॉर्मली टेम्परेचर भी अच्छा उस तरीके का चाहिए होता है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे भी सेट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे अपने को देखो, अपन जब फ्रीजिंग पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको भी अपन वहाँ पे अपन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कौन से, वो जल्दी सेट करने वाले, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वगैरह अपने को यूज़ करनी पड़ती है उसको सेट करने के लिए, वहाँ पे भी इजीली सेट नहीं हो पाता है। इसीलिए अपन बोलते हैं ना, जब ठंडी जगह पे यूज़ करेंगे सीमेंट को तो वहाँ पे ऐसी सीमेंट यूज़ करेंगे जो स्ट्रेंथ जल्दी दे दे, ठीक है गाइस, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, और इस तरीके का आज मैंने काफ़ी मेहनत की थी इस चीज़ पे, मतलब फोटोज़ को ऐड करने में काफ़ी टाइम लगता है गाइस। तो इस आपको कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज़ आप आराम से खुश रहिए, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।